जब रदरफोर्ड सर ने जो है परमाणु मॉडल दिया था उसमें कई त्रुटियां रह गई थी। जैसे हमने बताया था रदरफोर्ड की कमियों में कि परमाणु का अस्थायी होना जो है उसमें एक विवाद था, और उसके बाद था कि एक इलेक्ट्रॉन वाला स्पेक्ट्रम, तो वो भी एक विवाद था। तो ये दो कमियों के कारण जो है नील्स बोर को मौका मिल गया एक अलग परमाणु मॉडल देने का। तो उन्होंने क्या किया, नील्स बोर सर ने 1913 में रदरफोर्ड सर का जो नियम था परमाणु मॉडल, बस उसमें उन्होंने मैक्स प्लैंक का विकिरण सिद्धांत जोड़ दिया। मैक्स प्लैंक का विकिरण सिद्धांत जोड़ के जो है इन्होंने एक नया नियम दे दिया जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। और 1913 में इन्होंने नियम दिया था नील्स बोर ने, और 1922 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल गया। तो इन्हें जो नोबेल पुरस्कार भी 1922 में मिल गया। तो बस जोड़ा क्या था, मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी जो ऊर्जा जो है, जैसे फोटोन ही ऊर्जा है, तो वो पैकेट के रूप में रहती है और संतत रूप में रहती है। तो पैकेट के रूप में जो है ये गमन करते रहती है। तो यही नियम था मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। इन्हीं को जोड़ के जो रदरफोर्ड के मॉडल में जोड़ के बोर ने एक नया मॉडल दिया जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। और उसके ये 4 अभिगृत हैं, 4 परमें हैं, और इन्हीं 4 परमें को जो है बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। तो पहला तो रदरफोर्ड सर में भी था कि परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है। एक्स्ट्रा इसमें क्या है कि जिस पर आवेश Ze होता है। तो बोर का परमाणु मॉडल का पहला अभिगृत है, परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है जिस पर आवेश Ze होता है। Z मतलब किसी भी तत्व का परमाणु संख्या, E है इलेक्ट्रॉन का आवेश। उसके बाद दूसरा कार्य, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में गति करता है जो कि विकिरण उत्पन्न नहीं करता, और उसी कक्षा को जो अस्थायी कक्षा कहा जाता है। यही विवाद में था कि रदरफोर्ड सर में जो है इन्होंने पक्का नहीं किया था कि इलेक्ट्रॉन जो विकिरण उत्पन्न नहीं करता है, जबकि सामान्यतः जो क्लासिक थ्योरी में जो है ऐसा देखा जाता है प्रयोग में कि इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है, लेकिन परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो विकिरण उत्पन्न नहीं करते हैं, जिसके कारण परमाणु जो हमेशा अस्थायी रहता है। और इसी कक्षा को जो जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है उसे अस्थायी कक्षा कहा जाता है। उसके बाद है किसी भी अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच कार्यरत आकर्षण बल जो आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। हमने जो रदरफोर्ड सर के परमाणु मॉडल में भी पढ़ाया था कि जब भी कोई भी जो है कोई भी कण हो या कोई भी गतिशील वस्तु, जैसे मोटरसाइकिल ही अगर हम वृत्तीय पथ पर घुमाएंगे तो मोटरसाइकिल तब तक घूमता रहेगा एकदम सुचारू रूप से, गिरेंगे नहीं, जब तक कि केंद्र से, वृत्तीय पथ के केंद्र से हमें अभी जो है अभिकेंद्रीय बल मिलता रहेगा। अगर अभिकेंद्रीय बल जो मिलना बंद हो जाएगा मोटरसाइकिल लेके हम गिर जाएंगे। तो वृत्तीय पथ की यही कहानी होती है। तो इलेक्ट्रॉन भी जो वृत्तीय पथ पर गति करता रहता है, इसीलिए इसे स्थिर रहने के लिए जो एक जगह पर स्थिर रहने के लिए इसे हमेशा जो अभिकेंद्रीय बल की जरूरत होती है, अन्यथा ये भटक जाएगा। अगर अभिकेंद्रीय बल ना मिले तो ये वृत्तीय पथ से खिसक जाएगा, तो वृत्तीय पथ नहीं बन पाएगा। इसीलिए जो अभिकेंद्रीय बल की जरूरत पड़ती है, और अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन को मिल जाता है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण बल लग रहा होता है, इससे इसे अब आकर्षण बल से जो है अभिकेंद्र बल प्राप्त कर लेता है इलेक्ट्रॉन। उसके बाद है चौथा कि इलेक्ट्रॉन की सभी कक्षाएं संभव नहीं होती है। ये भी स्पष्ट नहीं किया था रदरफोर्ड सर ने, कि उन्होंने सिर्फ कहा था कि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर कक्षा में गति करता रहता है। तो उन्होंने स्पष्ट नहीं किया था कि इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं कितनी होगी या वो कितनी संभव कक्षाएं, ये सब स्पष्ट नहीं कहता। तो बोर सर ने यह स्पष्ट कर दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है सभी कक्षा में गति नहीं करते, ये सिर्फ उन्हीं कक्षा में गति करते हैं जिन कक्षा का कोणीय संवेग जो है h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, h/2 का पूर्ण गुणज होता है, उन्हीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति करता है, जहां पर s जो है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक कहलाता है। यही 4 जो अभिगृत हैं बोर का परमाणु मॉडल कहलाता है। तो अगले वीडियो में हम लोग एक हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के द्वारा जो बोर ने परमाणु मॉडल को समझाया था उसको जानेंगे। तो आज भर के लिए इतना, इसको माइंड में सेट कर लीजिए। 4 अभिगृत आपके लिए जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।